नमस्कार दोस्तों, वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आप सभी को बीएसएससी थर्ड सीजीएल के लिए हमारे चैनल पर जो है लगातार प्रैक्टिस सेट करवाई जा रही है। और प्रैक्टिस सेट का आज हम जो है छठा वीडियो लेकर आए, जिसमें आपको जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला जो एंजाइम है वो हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करना जो है 51 में रखा गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की भावना यानी कि विदेश नीति से संबंधित हो जाएगा। अगर हम अनुच्छेद 60 की बात करें तो जो अनुच्छेद 60 है इसमें राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद हम 312 की बात करें तो 312 में जो है राज्यसभा के द्वारा जो है अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह जो है अखिल भारतीय सेवाएं, तो उनके स्थापना की अनुशंसा की जाती है 312 के अनुच्छेद के अंतर्गत। आपको पता होगा कि 315 से लेकर 323 तक में जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया है, और 312 में जो है उनके सृजन की जो है प्रावधान किया गया है अखिल भारतीय सेवाओं की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा नदी के तट पर जो है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन जो है इसको फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम कौन से हैं? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो थ्रोम्बिन यहाँ पर है, थ्रोम्बिन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चौथे प्रश्न का। पांचवा प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं के संघ एवं लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं इनके प्रतिवेदन को सबसे पहले राष्ट्रपति के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG होते हैं इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 के द्वारा जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह सीधे जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं इसलिए। और बात करें कि वर्तमान में हमारे देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में CAG हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए, एक तरफ बांध परियोजनाएं हैं और एक तरफ नदियों का नाम लिखा हुआ है, तो इसमें से गलत कौन सा ये पहचानना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पोंग बांध परियोजना है यह रावी नदी पर नहीं है, बल्कि ये किस नदी पर है? पोंग बांध परियोजना जो है ब्यास नदी पर है। तो पहला वाला ही मिलान गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा राजघाट परियोजना जो है बेतवा नदी पर है, बिल्कुल सही है। तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर, ये भी बिल्कुल सही है। और हिडकल परियोजना जो है यह घाट प्रभा नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो परियोजनाओं से प्रश्न बनते हैं, आप इनको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है। तो देखिए, पहले लिखा है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, बिल्कुल गलत है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता है। दूसरा कथन है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, बिल्कुल सही है। जो धन विधेयक होता है वह लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। और यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो इस केवल बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि 73वां बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड जो होता है इस यह पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो 73वां बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, और सही आंसर हो जाएगा 1917 पिक्चर यानी कि 1917 ये जो पिक्चर फिल्म का नाम है, इसे 73वां बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें कि बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, बात करें कि बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो देखिए, जो जोकर फिल्म के अभिनेता हैं जोकिन फिनिक्स, इनका नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई प्रश्न में नाम आ सकता है। देखिए, इनका नाम क्या है? जोकिन फिनिक्स। इनको जो है बाफ्टा अवार्ड में जो है
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, जोकिन फिनिक्स। अब इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें इस बार 3 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। यह जोकर फिल्म के अभिनेता है, तो इन्हें जो है 92वां ऑस्कर जो 2020 रहा है, तो 92वें ऑस्कर अवार्ड में भी इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। 73वां बाफ्टा अवार्ड जो है 2020, इसमें भी जोकिन फिनिक्स को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जो 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है 2020 का, उसमें भी जोकर फिल्म के अभिनेता जोकिन फिनिक्स को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। तो 3 प्रश्न यहाँ से आपके बन जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड हो गया, 73वां बाफ्टा अवार्ड हो गया और 77वां गोल्डन ग्लोब, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फिनिक्स को दिया गया है। एक प्रश्न और बनता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है। तो देखिए, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड है वह जूडी फिल्म की अभिनेत्री, आप याद रखिएगा, जूडी फिल्म की अभिनेत्री रेनी ज़ेवेगर, क्या नाम है, रेनी ज़ेवेगर जो है इनका नाम है, आप याद रखिए रेनी ज़ेवेगर। इन्हें 92वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है, 73वां बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है और 77वां गोल्डन ग्लोब में भी जो है इन्हें ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें पैरासाइट की, तो पैरासाइट को जो है 92वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है पैरासाइट को। तो ये कुछ प्रश्न जो हैं बनते हैं। पुरस्कार एवं सम्मान से एक दोस्तों वीडियो जरूर बनाया जाएगा, मास्टर वीडियो, जिसमें कम से कम 25 से 30 मिनट में जो है आपको जितने भी अवार्ड और सम्मान दिए गए 2019 और 20 में वो सारे जो है कवर कर दिए जाएंगे। 9वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखिए, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये हमारे संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं, ये सभी को पता है। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 में जो है हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा जो 1854 में वुड डिस्पैच आया था, इसके मूल्यांकन करने के लिए जो है हंटर आयोग का गठन भारत में किया गया था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, 2023 में होने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। तो देखिए, जो 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, इसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो ये करेगा दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आगामी वर्षों में कुछ ऐसे प्रमुख खेल हैं जिनका जो है मेज़बानी भारत के द्वारा किया जाएगा, तो उनका नाम याद रख लीजिए। पहले तो क्या हो गया, 2023 में होने वाला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसके अलावा जो 2021 में होने वाला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो है, ये भी भारत में ही आयोजित किया जाएगा। 2021 में आयोजित होने वाला आईसीसी टेस्ट क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप, ये भी भारत में होगा। इसके बाद जो 2021 में होने वाला है, क्या 2021 में 7वां आईसीसी T20, तो जो 2021 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ये भी भारत में होने वाला है। इसके बाद जो 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है, ये भी जो है भारत में ही आयोजित किया जाएगा। तो इन सबका नाम याद रखिएगा, ये सभी जो है भारत में होने वाले हैं। इसके अलावा जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 में होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा, और जो 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट विश्व कप है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो है खेला जाएगा। 12वां प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्न में से कौन सी रिट यानी कि याचिका दायर की जा सकती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रिट दायर की जाती है कोर्ट के द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो है जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो है जारी किया जाता है। 13वां प्रश्न है, राज्यसभा के पहले सभापति हमारे देश में कौन थे। तो भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो ये भी जो है हो जाएंगे राज्यसभा के पहले सभापति, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए। 14वां प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर अवस्थित है। तो त्रिवेणी नहर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी पर अवस्थित है त्रिवेणी नहर, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, यानी कि बेंगलुरु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसने जो है सर्वश्रेष्ठ जो है हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, डी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो 17 नंबर प्रश्न का देखिए सही हो जाएगा, जो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है यह पश्चिमी चंपारण जिले में जो है स्थित है, कहाँ पर, सी पश्चिमी चंपारण यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि
नहीं बढ़ाई जा सकती, ये गलत है। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, ये भी गलत है। केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में जो है लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी होती हैं? तो दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगें होती है वो माइक्रोवेव होती हैं। क्या होती हैं? माइक्रोवेव। बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से था, यानी कि जो इलेक्शन में सुधार होते हैं इनसे सुधार संबंधित था दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, 71वें संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो देखिए जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत संविधान में 3 भाषाएं नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। तो ये हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। और देखिए इसके बाद जो हमारे संविधान का 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, 92वां संविधान संशोधन 2003 में, तब भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है 4 भाषाएं और जोड़ी गई। ये कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इनका विराम याद रखिएगा। इसके बाद जो है वर्तमान में हमारे 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाओं की संख्या वर्तमान में है हमारे। 22वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो है 1957 में भारत में एक कमेटी स्थापित की गई थी जिसका नाम आपको पता होगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता के सभापति यानी कि इनकी अध्यक्षता में जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था की जो है नींव पड़ी थी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, बलवंत राय मेहता। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजार मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजार मंदिर जो है यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां, निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो देखिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है वो हो जाएगा हमारे संविधान की प्रस्तावना। यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो देखिए जो हमारे संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें जो है पंचायती राज का उल्लेख है और जो है अनुच्छेद 243 में क से लेकर ड़ तक जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 243 के अंतर्गत जो है पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जो जेनेटिक्स होता है यह आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना जो है यह पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी और जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो इन्हें जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था भीमराव अम्बेडकर को। 29वां प्रश्न है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अक्ष देशांतर अवस्थित है किस महासागर में? तो जो 0 डिग्री लेटीट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारा होता है ये जो है कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का अटलांटिक महासागर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए उदयपुर नाम से कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, ये राजस्थान में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये हमारा हो जाएगा बिहार में। कहाँ पर है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। ऑप्शन नंबर हमारा बी। देखिए बिहार के कहाँ पर है? यह पश्चिमी चंपारण में जो है यह है। तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। 31वां प्रश्न है, 22 निम्न में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो 22 की बात करें तो यह जो है फ्रांस की एक स्थानीय पवन है और यह ठंडी एवं शुष्क हवा है फ्रांस की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
32वां प्रश्न है, राम सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए, जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पर है? नागार्जुन जो है अगर नाम आएगा तो कृष्णा नदी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और राम सागर परियोजना की अगर हम बात करें तो ये हमारा गोदावरी नदी पर हो जाएगा। कहाँ पर? गोदावरी नदी पर, और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोनों याद रखिएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, ट्राइटन किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है? देखिए, ट्राइटन जो है, एक नाम आता है टाइटन और एक आता है ट्राइटन, तो दोनों का देखिए दोनों अलग अलग ग्रह के उपग्रह हैं। टाइटन की बात करें तो टाइटन जो है यह शनि का उपग्रह है और यह पूरे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का उपग्रह जो है गैनीमेड। गैनीमेड जो है पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमेड। और जो टाइटन है यह शनि का उपग्रह है और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अलावा अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीमोस। दोनों का नाम याद रखिएगा, फोबोस तथा डीमोस, ये मंगल के उपग्रह हो जाएंगे। और यहाँ पर बात हो रही है ट्राइटन की, तो ट्राइटन किसका उपग्रह है? ट्राइटन हो जाएगा वरुण यानी कि नेपच्यून का उपग्रह। तो यहाँ पर ट्राइटन आएगा तो वरुण, टाइटन आएगा तो शनि आपका उत्तर होना चाहिए। 34 नंबर प्रश्न है, 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा सीमा निर्धारित करती है किन देशों के बीच? तो जो 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा होती है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है सीमा रेखा का जो है निर्धारण करती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत चीन की बात करें तो भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। कौन सी रेखा? भारत चीन को मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान को रेडक्लिफ रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान को डूरंड रेखा, भारत और श्रीलंका को जो है पाक जलडमरू मध्य। तो ये सभी कुछ नाम जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 35वां प्रश्न है, नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो नेलांग घाटी जो है यह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन उत्तराखंड हमारा सही जवाब हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? तो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वो हो जाएगा ग्लूटीन। ए ऑप्शन यहाँ पर ग्लूटीन जो है करेक्ट आंसर होगा। 37वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो भारत में सर्वाधिक जो क्षेत्र है उस पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का जो है विस्तार है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपातीय वन। 38वां प्रश्न है, कोविड-19 के बीच सहायता के लिए चलाया गया आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर जो है का निम्न में से कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है? तो मिशन सागर का हिस्सा कौन सा देश नहीं है आपको पहचानना है। तो देखिए, मालदीव इसका हिस्सा है, मेडागास्कर इसका हिस्सा, लेकिन श्रीलंका इसका हिस्सा नहीं है। मालदीव, मेडागास्कर और सेशल्स ये तीनों जो हैं इसके हिस्सा है मिशन सागर के, श्रीलंका नहीं है। तो देखिए, इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो मालदीव, मेडागास्कर और सेशल्स तथा कोमोरोस को कोविड-19 के दौरान खाद्य पदार्थ एवं आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना था। तो इसमें जो है भारत ने काफ़ी जो है सहयोग किया इन देशों का। 39वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो गलत मिलान को आपको पहचाना। देखिए, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? तो पटना देखिए गलत आंसर है। हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए? पटना। जो पहला ऑप्शन है ये मिलान गलत है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो हो जाएगा भागलपुर और यहाँ का लिंगानुपात जो है 879 है। इसके अलावा न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर सही है, सर्वाधिक साक्षरता रोहतास सही है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है पूर्णिया, ये भी सही है। तो हमारे यहाँ पर ये जो है गलत दिया हुआ है। 40 नंबर प्रश्न है, पूसा बोल्ड एक प्रजाति है किसकी? तो जो पूसा बोल्ड है यह एक प्रकार की सरसों की प्रजाति है। क्या हो जाएगा? यह सरसों की प्रजाति है। 41वां प्रश्न है, महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, यानी यह कहाँ से निकलती है? तो जो महानंदा नदी है यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। क्या कहाँ से? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा, इसमें 3:1 का अनुपात होता है। एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का कितना? 3:1। 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो सही उत्तर हो जाएगा, प्रारंभ में 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए थे। अगर हम वर्तमान की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। 44वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है किस प्रकार से? तो देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था यह एक विकासशील अर्थ है, यानी कि डेवलपिंग अर्थव्यवस्था है, विकासशील। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए, हमने कल पूरा पंचवर्षीय योजना पढ़ा था, 9 पंचवर्षीय योजना तक हमने पढ़ लिया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वह
पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 45वें प्रश्न का सी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो है उद्योगों पर खास बल दिया गया था, भारी उद्योगों पर, जैसे कि राउरकेला में स्टील प्लांट लगाया गया, भिलाई में स्टील प्लांट लगाया गया, दुर्गापुर में स्टील प्लांट लगाया गया। तो ये सभी जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही हुए थे। 46वां प्रश्न है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला है, नीति आयोग की स्थापना सरकार की सहायता हेतु एक थिंक टैंक के रूप में की गई, बिल्कुल सही है। वैसे नीति आयोग ने जो है योजना आयोग का स्थान लिया, ये बात आपको पता होगी। दूसरा है, नीति आयोग में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहभागिता होने से सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन सही हैं, 1, 2, 3, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, पुस्तक नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी जो पुस्तक है, इसके लेखक है एनडी मैरिनो। सी ऑप्शन एनडी मैरिनो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं? तो जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं होती हैं यह इंसुलिन का निर्माण करती हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, डकवर्थ लुईस पद्धति का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, जो डकवर्थ लुईस पद्धति है इसका प्रयोग जो है क्रिकेट में किया जाता है। यानी कि जब भी कभी भी बारिश हो जाती है तो जो है कि डकवर्थ लुईस पद्धति के अनुसार जो है स्कोर को कम किया जाता है या फिर ओवरों के संख्या में कमी की जाती है। तो ये टारगेट बदल दिया जाता है, ये होता है क्रिकेट में डकवर्थ लुईस पद्धति। देखिए लिखा है, इस नियम के तहत घटाए गए ओवरों में से एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस तरह की स्थिति पानी पड़ जाने या फिर स्लो ओवर रेट के कारण जो है होती है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, आज का अंतिम प्रश्न यह है 50वां, ह्वेनसांग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह चीनी निवासी था, ये बिल्कुल का सही कथन है। उन्होंने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी, ये गलत है। देखिए, जो रेहला पुस्तक है, रेहला की रचना इब्न बतूता द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा सही है। जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो केवल 1 और 2 हमारा जो यहाँ पर है 50 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। जो रेहला है यह इब्न बतूता की रचना, जो कि मोरक्को का यात्री था। तो इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न डिस्कस किए। आपने कितने सही किए ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने भी 40 से ऊपर सही किया है उनका स्कोर अच्छा माना जाएगा। आप लगातार रिवीजन करते रहिएगा, वीडियो जो है आपको लगातार मिलती रहेगी। कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।